नमस्कार साथियों, मैं लवकेश सहाय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं ईवीएस पेडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टैट, यूपी टैट या फिर अदर स्टेट टैट एग्ज़ाम, केवीएस, DSSS जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ पर CDP प्लस पेडागोजी के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के कुछ अध्यायों में सर्वेक्षण और लिखने का मुख्य उद्देश्य है। मतलब क्लास 5वीं है आपकी और उसमें चैप्टर दे रखे हैं। उन चैप्टरों के कोई चैप्टर के लास्ट में, किसी चैप्टर के लास्ट में ये दे रखा है एक्टिविटीज़ में बच्चों के लिए, जो बच्चों को करनी है, सर्वेक्षण और लिखें। मतलब सर्वेक्षण मतलब आप ये मान सकते हो कि आप बच्चा ऑब्जर्व करेगा अपने क्लास में, अपने स्कूल के अंदर या फिर अपने घर के अंदर या फिर अपने समाज के पर जहाँ पर वो रहता है, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें संबंधित हैं उन्हें यहाँ पर लिखेगा, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो सर्वेक्षण और लिखेगा मतलब उद्देश्य क्या है? बच्चे को इससे क्या सीखने को मिलेगा जब दिया है तो? विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता पर उनका आकलन करना। इससे पता नहीं चलेगा आकलन, क्योंकि आकलन करता है टीचर, है ना। दूसरी बात, विद्यार्थी की जो सामान्य जागरूकता है, सामान्य जागरूकता हर बच्चा होता है। जैसे आपने पेड़ों के बारे में पढ़ाया बच्चे को, तो छोटे से छोटे बच्चे को भी ये पता होता है कि क्योंकि उसे बताया जाता है कि पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए, है ना, और पानी को खुला नहीं छोड़ना, पानी का संरक्षण करना है, पानी का संरक्षण करना है, इस तरीके से। तो सामान्य जागरूकता हर बच्चा होता है। जैसे जानवरों को परेशान नहीं करना, यातायात के साधन के बारे में, मतलब जो जिस क्लास में हो, जैसे कि बच्चा यहाँ पर 5th क्लास का, तो उसे सामान्य जागरूक है वो कि यातायात के साधन ऐसे होते हैं, आवास इस तरह के होते हैं, पेड़ों का संरक्षण करना है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। मतलब बच्चों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, तो सामान्य जागरूक है वो इस चीज़ को लेकर। और जैसे पानी हो गया आपका, जैसे मैंने बताया, पानी का संरक्षण हो गया, पेड़ों को नहीं तोड़ना, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका, विषय की बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थी की मदद करना। और देखो, बुनियादी अवधारणा तो टीचर ने बता दी होगी ना चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का। बच्चों को कोई समझ विकसित करनी है। जैसे फिर वही एग्जाम्पल कि बच्चों को पेड़ों के बारे में समझ विकसित करनी है आपको, कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी है, बेनिफिट्स बताने हैं हमारी लाइफ के लिए कितने ज़रूरी है, और हमें इनका संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए। तो अवधारणा तो टीचर ने कर दी, पहले समझा दिया बच्चों को, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। व्यवहारिक कौशल, है ना, बिहेवियर स्किल, ये भी ऑप्शन नहीं है इसका, क्योंकि इससे व्यवहारिक कौशल का क्या संबंधित है? संबंध इसका तो नहीं है, इससे तो बिल्कुल नहीं है और संबंध इसका व्यवहारिक कौशल का। तो आपका बच्चा जो बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को खोजने और सीखने का अवसर प्रदान करना। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा सर्वेक्षण करेगा तो वो खोजेगा इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें, कि मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड क्या दिखाई दे रहा है क्लास में, क्या ऐसी चीज़ें या फिर स्कूल में। जैसे पानी के बारे में बताया गया बच्चे को, जो बच्चा है वो देख रहा है पानी का संरक्षण करना, और उसने क्लास के बाहर जब वो पानी पीने के लिए गया या वॉशरूम गया तो उसने देखा कि टैप खुला हुआ है, तो उसको बंद करेगा, है ना। पेड़ों के बारे में बताया गया, तो वो पेड़ों के बारे में बताया गया तो वो बाहर जाएगा। अब कोई बच्चा पेड़ तोड़ रहा है ना, या फिर कोई नुकसान पहुंचा रहा है पेड़ को, तो वो उसको करने से मना करेगा, या फिर खुद भी नहीं करेगा उस चीज़ को, पेड़ों को खुद भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि हमारे लिए ज़रूरी है, टीचर ने इस तरीके से बताया मुझे, है ना। और सीखेगा, अब उसे सीखने को ही मिल रहा है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ने देखा कि कुछ छात्रों को विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई हो रही है ना। कुछ बच्चे हैं जिनको विज्ञान की जो उसमें कठिनाई हो रही है विज्ञान पढ़ने में, उनके लिए कौन सी उपचारात्मक शिक्षण विधि लाभदायक है, और इनमें से कौन सी विधि का हम यूज़ करें जिससे वो बच्चों की जो प्रॉब्लम है या फिर जो कठिनाई आ रही है वो ना आए। तो कक्षा शिक्षण तो हो ही रहा है, उसके बाद भी उसे दिक्कत आ रही है, तो ये तो होगा नहीं। सब अनुदेशनात्मक शिक्षण। अब सब अनुदेशनात्मक आता है, बच्चा खुद ही को इंस्ट्रक्शंस देता है ना। सब मतलब खुद को, अनुदेशनात्मक खुद को इंस्ट्रक्शंस देता है और करता है, सीखता है चीज़ों को, तो ये भी नहीं होगा। अनौपचारिक शिक्षण भी नहीं होगा इसमें। क्या अनौपचारिक शिक्षण वो तो होता है जो स्कूल के बाहर, मतलब स्कूल की उसमें जरूरत ही नहीं होती, बच्चा हर तरीके से सीखता है ना। बच्चा सेकंड ऑप्शन, समूह शैक्षणिक शिक्षण, ये होगा इसका ऑप्शन आंसर जो है। क्योंकि समूह शैक्षणिक शिक्षण में क्या होता है, बच्चे होते हैं जो क्लास में उनके सेम प्रोजेक्ट, जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपकी क्लास में 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। अब एक बच्चा, कोई बच्चे ऐसे जिनको
चैप्टर उतारा लेकिन वो अपनी मतलब अपनी जो थिंकिंग है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे लास्ट के क्वेश्चंस में। होता है ना कुछ क्वेश्चंस की खुद करें बच्चे, खुद सीखें इस तरीके से, तो वहाँ पर आप उनको गाइड करोगे। तो अब हर बच्चा आ रहा है आपके पास, तो आप कोई भी टाइम लगेगा बताने में बच्चों का टाइम ख़राब, मतलब बच्चे तो सीखेंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। तो आप क्या करोगे, जो सेम प्रॉब्लम वाले जो बच्चे हैं, जिनकी सेम प्रॉब्लम है, जैसे जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो पढ़ने में दिक्कत जिस बच्चे को आ रही है वो 5-6 बच्चे उनका ग्रुप बना दोगे सेम प्रॉब्लम वालों का। जिनको लिखने में दिक्कत आ रही है उनका सेम ग्रुप बना दोगे, 5-6 या फिर 2-3 जितने भी हैं। इसी तरीके से जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जिनको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया, सर ने आपने पढ़ा दिया मुझे समझ नहीं आया, तो उसके लिए भी आप उनके अलग ग्रुप बना दोगे। इससे क्या होगा, टीचर सभी 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाकर एक बार में उन सबकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। और समूह शिक्षण का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जब सीखते हैं, अगर समूह शिक्षण में के बाद भी टीचर को मतलब बच्चे को समझ नहीं आया तो वो दूसरे टीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब इस एक टीचर से समझ नहीं आया तो टीचर क्या करेगा, किसी और टीचर को बुला के लेकर आएगा जो उसी सब्जेक्ट से हो, क्या पता उसका पढ़ाने का तरीका अलग हो। और बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे उस वक्त भी नहीं सीख पाते तो वो अपने फ्रेंड से सीख लेते हैं, है ना। फ्रेंड से सीखने का फ़ायदा ये होता है कि उनको ज़्यादा अच्छे से वो जो फ्रेंड्स हैं वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर टीचर के बाद भी समझ नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त सूचक नहीं होना चाहिए। अब ईवीएस में आप मूल्यांकन कर रहे हो, है ना। अब मूल्यांकन में आप क्या करते हो, बच्चे के बारे में आप कैसे मूल्यांकन करते हो, पूछताछ करके, क्वेश्चन आंसर करके पूछ के, है ना। न्याय और समानता के लिए चिंता, ये भी होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसमें सीखने में कितना न्याय, मतलब बच्चे को ईवीएस में कितना न्याय से संबंधित है, वो अपने आप को चैप्टर से कितना रिलेट कर पाया, नैतिक और अनैतिक चीज़ें कितनी सीख पाया, और चिंता किस तरीके से कर पा रहा है। क्योंकि ईवीएस में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, उसके प्रति चिंतित होना, तो ये भी होना चाहिए। सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, ईवीएस में हम ये भी पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना। लेकिन जो याद करना है ये नहीं होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। याद करना ईवीएस का ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ईवीएस में अगर आप याद करना तो होता है आपका रट कर सीखना, है ना। आपने याद कर लिया, रट लिया इस तरीके से, और ये इस पर जोर नहीं देता है, रट कर याद करने पर इसका जो फोकस नहीं है ईवीएस में जो है मूल्यांकन का। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है जो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। मतलब आप पर्यावरण में बच्चों को 5 तक पढ़ाते हो, जैसे आपके 6 थीम होती है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास हो गया, यातायात के साधन हो गए, मतलब आपके इस तरीके से 6 थीम दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, काम और खेल हो गया यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन में, तो इनमें से कौन सा नहीं है। आवास ये तो होता है, हम आवास के बारे में पढ़ते हैं कि इग्नू के जो बर्फ़ के जो घर होते हैं हम इन्हें इग्नू बोलते हैं। और ऊंचे क्षेत्र पर कैसे घर बने जाते हैं, बांस के, बम्बू के, मिट्टी के घर राजस्थान में पाए जाते हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये तो है फर्स्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं, ईवीएस की थीम है। भोजन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन काम और जो खेल है आपका इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि काम और खेल यहाँ पर गलत दे रखा है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो एक थीम नहीं है। ये यहाँ पर थीम दे रखे हैं कुछ, जो 6 थीम दे रखे हैं, और जो काम और खेल है ये आपका आएगा परिवार और मित्र के अंदर। इस सब थीम है जो आपकी इसके अंदर, जैसे परिवार और मित्र हो गया, इसके अंदर आता है काम और खेल, ये 4 थीम आती है। परिवार और मित्र, खाना, आश्रय, पानी, यात्रा या फिर यातायात के साधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं, देखते हैं, या फिर चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये आपकी 6 थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में व्यवस्थित सुधार क्या है। मतलब एनसीएफ 2005 के अंदर जो सुधार हुआ है, एनसीएफ तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन 2005 में इसमें कौन सा सुधार किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को समान अवसर होने चाहिए, लेकिन ये 2005 में क्या गया था, क्या नहीं। पाठ्यक्रम शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये है आपका सेकंड ऑप्शन जो है ठीक है। थर्ड ऑप्शन है उत्तम आधारभूत संरचना, और फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ वातावरण। लेकिन जो आपको जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो शिक्षा होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। वो ये 2005 में हुआ था, ये सुधार किया गया था। तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में किससे कहानियाँ का एक साधन के रूप में
उपयोग किया जाता है। मतलब हम पर्यावरण के अध्ययन के अंदर हम कहानी के रूप में कहानियाँ भी तो पढ़ते हैं, कहानी के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं पर्यावरण के बारे में। क्योंकि अब 19 ऑप्शन दे रखे हैं, यह बच्चों को संवेदनशील बनाता है। बिल्कुल, बच्चे संवेदनशील बनते हैं, बच्चों को पता चलता है कि अपने आप को जोड़ पाते हैं उस कहानी से। जैसे कि एक कहानी दे रखी है जिसमें बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पर वो अपने आप को जोड़ पाता है, यहाँ पर घर तबाह हो जाते हैं, फिर वो कहीं और जाकर रहते हैं, तो उनका विस्थापन हो जाता है इस तरीके से। तो संवेदनशील, बच्चे संवेदनशील बनते हैं इनसे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इनके साथ बच्चे अपने आप को पात्रों के साथ जोड़ पाते हैं। बच्चे अपने आप को जोड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं कि अगर मैं होता इस कंडीशन में तो मैं क्या करता, इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन है, पर्यावरण में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है। इससे आसान तरीका और कुछ है ही नहीं, कहानियों से भी आसान तरीका कोई है नहीं इसमें बोलने की कोशिश करिए नहीं, इससे आसान तरीका भी है पर्यावरण में। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। कहानियाँ और जो किस्से हैं क्या पूर्वाग्रहों से मुक्त होती हैं? कहीं ना कहीं कहानी के अंदर होता है जो पूर्वाग्रह दर्शाता है, किसी न किसी एक कहानी में तो जरूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन सही था आपका, यहाँ पर बच्चे संवेदनशील बनते हैं और अपने आप को कहानियों से जोड़ पाते हैं, पात्रों से जोड़ पाते हैं। आपका थर्ड और फोर्थ सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा दे रखा है? केवल डी, सी और ए और बी, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को बताने में बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए मोहित निम्न क्रियाओं का आयोजन करता है। जैसे कि मोहित नाम का जो व्यक्ति या टीचर है, हमें वृक्ष संरक्षण करना है, हमें बच्चों को बताना है कि हम पेड़ों की रक्षा क्यों करते हैं, हमें क्यों करनी चाहिए, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, उनके प्रति जागरूक करना, पेड़ों के प्रति। तो पहली है, प्रत्येक बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बिल्कुल सही, यह अच्छी एक्टिविटी है जागरूक करने के लिए, वृक्ष संरक्षण के लिए। दूसरी है, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब वाद विवाद भी बहुत बढ़िया है, बच्चों को पता चलेगा कि हमें वृक्ष का संरक्षण क्यों करना चाहिए, उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे और पूरी क्लास को पता चलेंगे इस तरीके से। और जो डिसएडवांटेज है वो भी पता चलेगा कि हमें अगर वृक्ष नहीं, हम संरक्षण नहीं करेंगे तो उसका क्या क्या हम पर इफेक्ट पड़ेगा और पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब पोस्टर जो होते हैं वो होते हैं क्रिएटिव, एट्रैक्टिव, है ना, और कम शब्दों में ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी है बच्चों में, इससे भी जागरूक होंगे बच्चे, इससे भी वृक्ष संरक्षण के प्रति। लास्ट ऑप्शन है, बच्चों को कटी लकड़ी के भंडार दिखाना। ये भी एक्टिविटी है। तो जो ऊपर की जो 3 एक्टिविटी हैं वो तो बहुत अच्छी हैं तीनों ये, लेकिन जो फोर्थ वाली है ये बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन बोल रहा है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में, हम वृक्ष संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम उपयोगी कौन सी है? तो आपकी डी है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्कूल में ईवीएस शिक्षा के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है? अब हम ईवीएस में हम प्राइमरी स्कूल पर बच्चों को पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, उसके उद्देश्य है, तो उनमें से कौन सा उद्देश्य जो उसका प्रतिनिधित्व करता है? मतलब 3 नहीं और 1 है बस, तो वो कौन सा? बच्चों को तकनीकी शब्दों और परिभाषा के बारे में बताने के लिए। अब ईवीएस हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, मतलब ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य यह है बच्चों को प्राइमरी लेवल पर कि बच्चे तकनीकी शब्दों को समझ सके, परिभाषा को याद कर सके या फिर परिभाषा बता सके। नहीं, ईवीएस का ये उद्देश्य नहीं है। दूसरा, ईवीएस से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करने के लिए। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम तकनीकी शब्दों का क्यों करेंगे? हम जो है बच्चा अपनी मातृभाषा में भी सीख सकता है। ईवीएस तो जरूर थोड़ा ना कि तकनीकी शब्द जो बुक में दे रखा है वो उसी शब्द के जरिए आकलन करे। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा, पुस्तकों के बारे में बच्चों को सूचित करने के लिए, ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़े। यहाँ पर विस्तृत नहीं है, विस्तार है, ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए पढ़े। तो ये ऑप्शन भी नहीं है आपका थर्ड। फोर्थ ऑप्शन है, बाहर की दुनिया के साथ स्कूल में बच्चों के अनुभव को जोड़ने के लिए। बिल्कुल, हम ईवीएस इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे बाहर की दुनिया के साथ अपने अनुभव को जोड़ सके, इसलिए प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ दी होती है लास्ट में। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि आपके घर में भोजन के बारे में पढ़ा रहे हो,
आप, तो उसमें एक्टिविटी ऐसी होगी कि अपने घर में देखो कि आप घर में कैसे कैसे भोजन बनते हैं, अपने दोस्तों से पूछो वो कैसे कैसे अपने इस स्कूल से घर आते हैं, मतलब इस घर से स्कूल आते हैं, इस तरह से एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल शब्द में कल्चर का अर्थ क्या होता है, क्या है मतलब यहाँ पर, फसल, संग्रह, खेती, इनमें से कोई नहीं। तो एग्रीकल्चर दो शब्दों से बना है, एग्री प्लस कल्चर, जो लैटिन वर्ड है। एग्री का मतलब होता है मिट्टी और कल्चर का मतलब होता है खेती। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, खेती। लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बच्चों की शुरुआती वर्षों में स्कूल छोड़ने की समस्या को इनमें से किस बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। मतलब बच्चे 5th क्लास में या फिर 6 में है, 5th क्लास में है मान लीजिए, और वो स्कूल छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, और 5th में नहीं, आगे भी क्लासों में छोड़ देते हैं, 8th क्लास में, 9th में क्लास में। तो हमें उन्हें स्कूल नहीं छोड़ने देना है। तो पहला ऑप्शन है, हम क्या करें ऐसा, तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है शिक्षकों की सहानुभूति, हो सकता है ऑप्शन इतना बेकार नहीं है, ये हो सकता है आपका, शिक्षकों की सहानुभूति जरूरी है, शिक्षकों की सहानुभूति हो सकती है एक बार के लिए। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम के बाहर का न्यूनीकरण, नहीं, आप पाठ्यक्रम को थोड़ी कम कर दोगे भाई, ये तो सब बच्चों पर लागू होता है ना। और थर्ड ऑप्शन आपका स्कूल के आकर्षक वातावरण। आकर्षक वातावरण क्या करेगा, बच्चा 5th क्लास में है, वो इतना समझने लगता है कि हाँ मुझे इंडिविजुअल मुझे कोई प्रॉब्लम है या मुझे फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो आकर्षक स्कूल का वातावरण क्या करेगा। वो तो उन बच्चों के लिए होता है जो बहुत छोटे होते हैं, वो 1st से या 2nd क्लास में होते हैं या फिर प्ले वे स्कूल में होते हैं, वो घर भागने की जिद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट ऑप्शन आपका छात्रों को प्रोत्साहित करके, ये अच्छा है। ये दोनों तो हैं ही बेकार, लेकिन फर्स्ट वाला, और अगर हम फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वाला इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा आपका फोर्थ ऑप्शन है। बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो जो स्कूल उनका दूर है घर से, बच्चों को आपको ये समझाना, आपको मोटिवेट करना है बच्चों को कि वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करे। आप उसे मोटिवेट करोगे तो वो स्कूल आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने EVS में 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।